हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। अभी पिछली 3 क्लासेस जो हैं वो हमारी रीजनिंग की रही, यानी एनालिटिकल एबिलिटी की थी 3 क्लासेस, और ये हमारा लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल इंग्लिश। तो 30 क्वेश्चंस, देखो आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, 10 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। रीजनिंग के आते थे यानी एनालिटिकल एबिलिटी, या आप उसको रीजनिंग भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में एनालिटिकल एबिलिटी नाम से सेक्शन आता है, इसके 15 क्वेश्चंस आते थे। तो इसके हमने कुल 45 क्वेश्चंस करे विद कॉन्सेप्ट, और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी गई है टेलीग्राम चैनल पे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। अब बात आती है जनरल इंग्लिश की, तो इसके हम 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे और उसके बाद हम दूसरे सेक्शन पे जंप करेंगे, और एक एक बारी सारे सेक्शंस कवर हो जाए, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इंक्रीज करते जाएंगे। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, राइट। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी पढ़ना है तो हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। उसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड थियोरी भी मिलेगी। तो मैं आई बटन पर लिंक कर दूंगी, आप वहां से जाके प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिएगा और वहां पे आपको सारी क्लासेस जो हैं वो लिस्टेड मिलेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगी कि सिलेबस में क्या क्या है। आपके एनालिटिकल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये जो आपका जनरल पेपर होगा उसका सिलेबस क्या होगा सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अभी हम ये देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको सिलेबस पे, डिटेल सिलेबस पे मिल जाएगा कि आपको इंग्लिश में क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाते हुए चलूंगी, आपको एक एक चीज क्वेश्चन में जो जो चीजें आएंगी मैं आपको वो समझाते हुए चलूंगी। साथ ही साथ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए, पहला है हमारा सेंटेंस, राहुल सेड गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। अब यहाँ पे आपने जब देखी स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या है, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, तो एक चीज हम जानते हैं कि अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में कोई भी, ध्यान रखिएगा, कोई भी या तो हिस्टोरिकल फैक्ट है या तो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, या फिर कोई आपका हैबिचुअल फैक्ट है। तो इस तरीके के अगर फैक्ट्स आते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करते, यानी ये स्पीच चेंज नहीं होगी, हम इसको एज इट इज लिख देंगे, राइट। तो क्या बन जाएगा, राहुल सेड, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, दैट, राहुल सेड दैट गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, राहुल सेड दैट गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपको अगर हिस्टोरिकल फैक्ट दिखे, यूनिवर्सल फैक्ट दिखे, या फिर हैबिचुअल, यूनिवर्सल फैक्ट या फिर आप इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहते हैं, जैसे कि कोई भी कि अर्थ रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज लिख जाएगा, जैसे आपके डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा आप उसको वैसे ही कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको इडियम फ्रेजेस भी देखने हैं। अब इडियम फ्रेजेस का क्या है, आपको डेली वाइज कुछ प्रिपेयर करने होंगे, 5 वोकैब्स कर लो, 2-3 इडियम, 2-3 फ्रेजेस, इस तरह से कुल मिला के आपको 10-10 अगर आप डेली प्रिपेयर करते हैं किसी भी बुक से, तो आप आसानी से पूरे इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब्स आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, वोकैब को सिर्फ वोकैब करने से ही आपके जो एंटोनिम्स यानी अपोजिट और सिनोनिम्स, ये वाले पार्ट भी
कवर हो जाते हैं। तो अगर आप वोकैब कर लेते हैं तो आपका स्पेलिंग चेक, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये तीनों आराम से हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको 2-3 इडियम्स फ्रेजेस भी देखने होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, राइट। चलो, अब यहाँ पे आपको एक इडियम दिया हुआ है, कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप इस, वैसे तो मीनिंग ही पूछ रहा है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल का मतलब होता है कि कोई भी अननेसेसरी चीज करना, ठीक है। अननेसेसरी चीज अगर आप करते हैं या कोई रिडंडेंट मतलब जिसकी जरूरत नहीं हो, उस टाइप की अगर आप चीज करते हैं तो उसको बोला जाएगा कैरी कोल्स टू न्यू कैसल, ठीक है। यानी न्यू कैसल, कैसल मतलब क्या होता है, किला। नए किले में क्या लेके जाना, कोयले को लेके जाना। यानी ये क्या है, ये तो फालतू का काम है, ये अननेसेसरी काम है। तो ये क्या हो गया, टू डू समथिंग रिडंडेंट और अननेसेसरी। अच्छा, ये मैंने आपको रिलेट करके बताया है सिर्फ, कि आप इस तरीके से रिलेट करके इसकी मीनिंग याद कर सकते हैं, राइट। तो आप इस तरीके से रिलेट करिए और मीनिंग याद करिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या आ गया, आपका एंटोनिम का क्वेश्चन आ गया। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। जो वर्ड आपको दिया गया है उसका ऑपोजिट बताना है आपको, क्या होगा। ऑपोजिट बताने के लिए आपको सबसे पहले इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप उसका सिनोनिम्स भी बता सकते हैं या और उसका एंटोनिम भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब होता है ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनलिटी हो, जिसमें क्या हो, रिसोर्सफुलनेस हो। मैं लिख देती हूँ, ओरिजिनल, या फिर क्या हो, रिसोर्सफुल हो, या फिर क्या हो, आर्टिस्टिक हो। इन चीजों को आप क्या कहते हैं, इंजीनियस कहते हैं, ठीक है। तो इंजीनियस का आपको ऑपोजिट बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ओरिजिनेटिव, श्रूड, कैनी या फिर अनआर्टिस्टिक। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या इसकी मीनिंग क्या होती है, आर्टिस्टिक। तो आर्टिस्टिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनआर्टिस्टिक। यानी ऑप्शन नंबर डी, अनआर्टिस्टिक, जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। चलो आगे देखो, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया कि आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको एक वर्ड में लिख देना है। तो देखते हैं क्या लिखा है, यूजिंग हाई फ्लोन और बॉम्बास्टिक लैंग्वेज। मतलब बहुत अच्छे से, फ्लुएंटली और बहुत ही भारी भरकम लैंग्वेज का प्रयोग करना। इसको आप क्या कहेंगे, अगर कोई बहुत भारी भरकम लैंग्वेज का यूज कर रहा है या हाई फ्लोन बोल रहा है तो उसको आप कहेंगे मैग्निलोक्वेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखो ये किससे बना है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब क्या होता है, शानदार। तो अगर कोई बॉम्बास्टिक या भारी भरकम या शानदार तरीके से बोल रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, मैग्निलोक्वेंट बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, अनरिडल्ड। अनरिडल्ड का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शन देख लो, हैम्पर्ड, हिंडर्ड, टेम्परेट या फिर अनबाउंडेड। अच्छा, सिनोनिम बताना है, मतलब जो इसके साथ सेम मीनिंग रखे उसको क्या कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं। तो अनरिडल्ड की अगर आपको मीनिंग पता होगी तो आप उसका सिनोनिम निकाल पाएंगे। तो देखो, अनरिडल्ड का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड यानी जिसको आप कंट्रोल ना कर सके, या फिर आप क्या कह सकते हैं, अनकंस्ट्रेन्ड। अनकंस्ट्रेन्ड, या आप इसको क्या कह सकते हैं, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड। तो अनरिडल्ड की मीनिंग क्या हो सकती है, अनकंट्रोल्ड, अनकॉन्स्ट्रेन्ड या फिर अनबाउंडेड। तो यहाँ पे देखो कौन सा मैच कर रहा है, अनबाउंडेड तो आपके ऑप्शन में ही दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्रामर अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी भी कि इसमें ये एरर कैसे है। सेंटेंस है आपका, as soon as Anita finished her work, she gone out। तो यहाँ पे आपने देखा क्या है, as soon as लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जैसे ही, ठीक, जैसे ही अनीता finished her work, अनीता ने अपना काम खत्म किया,
शी गॉन आउट मतलब होना चाहिए था कि वो बाहर गई। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं गॉन लिखा हुआ है। गॉन क्या है? गो का थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, राइट। अब जो थर्ड फॉर्म होते हैं किसी भी वर्ब का, अगर आप थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लाता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देखिए शी यानी सब्जेक्ट, गॉन इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। यानी आपका जो एरर है वो इस पार्ट में है, शी गॉन आउट वाले पार्ट में। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी शी गॉन आउट ये आपका गलत लिखा हुआ है। अब ये गलत है तो इसकी जगह पे क्या सही होना चाहिए? तो आप ये देख रहे हैं अनीता फिनिश्ड हर वर्क, ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, यानी ये आपका पास्ट टेंस जा रहा है। अब देखो ये पास्ट है, ये भी आप क्या बनाएंगे? पास्ट बनाएंगे। कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पास्ट बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, यानी वेंट। तो सही क्या होता? as soon as Anita finished her work, she went out. Simple. तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेम चीज है कि कुछ एरर है, आपको एरर फाइंड आउट करना है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, सिर्फ इतना बताना है, सही नहीं करना उसको। चलो पढ़ते हैं। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting, या फिर नो एरर। नो एरर यानी अगर सब सही है तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर, कोई भी गलती नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, यानी बोर्ड के सभी मेंबर्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। इनको आप विनम्रता पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में अपीयर हो जाए। तो देखो यहाँ पे अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट वैसे भी काइंड मैनर में ही किया जाता है। रिक्वेस्ट आप किसी को गुस्से में रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसको काइंड मैनर में ही रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, मोर देन नेसेसरी, या इसे ही हम क्या कहते हैं? रिडंडेंट भी कहते हैं। आपने अभी देखा था पीछे रिडंडेंट मैंने लिखा था, इसे ही आप रिडंडेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे काइंडली का यूज नहीं करना चाहिए, तो सेंटेंस होना चाहिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। काइंडली का यूज रॉन्ग है, यानी गलती किस में है? पार्ट बी में गलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या है? आपको एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है। अच्छा आपने देखा सिंपल सिंपल चीजें क्या आ रही है? इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये दोनों आपको कर लेना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको वो कैप पे ध्यान देना है। डेली अगर आप 10 भी करते हैं, 5 वो कैप, 5 में आप इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो भी आपका मन करे वो ले लो, तो भी बहुत है, आपको एग्जाम टाइम तक सफिशिएंट याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो डू दे स्पीक जर्मन, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में है एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म भी क्या बनेगा? प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन है तो आपका पैसिव भी क्वेश्चन फॉर्म में ही बनेगा। यहाँ पे डू है तो हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इज, एम या आर का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम ये इज, एम और आर का यूज किसके लिए करेंगे? तो ये यूज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? जर्मन है। जर्मन क्या है? जर्मन के साथ क्या जाएगा? इज जाएगा। सिंपल। तो हम लिखेंगे इज जर्मन। अब देखो आपका जो वर्ब होता है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन। तो इज जर्मन स्पोकन, इसके बाद हम लगाते हैं बाय, और फिर जो आपका सब्जेक्ट है यानी दे, ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दे का हम क्या लिख देंगे? देम। तो इज जर्मन स्पोकन बाय देम और साथ में क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आप चाहें तो मैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच की भी आपको
सॉरी एक्टिव और पैसिव वॉइस की भी आपको एक डेडिकेटेड क्लास प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आपको क्लास चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सेम चीज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी ढेर सारे वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड लिखना होता है। तो क्या दिया गया है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, यानी ऐसे टाइप का गवर्नमेंट, ऐसे टाइप की सरकार जिसमें जो पावर है वो किसके हाथ में हो, नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी नोबल लोग, नोबल लोग यानी जो बर्थ से ही जिनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नोबल कहते हैं। ठीक है, चलो जैसे वो होती कुछ चीजें आपकी वंशानुक्रम चलती है, हेरिडिटी वाला केस है, तो वो, तो इस टाइप की गवर्नमेंट को आप कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी। आपने सुना होगा एरिस्टोक्रेट का एक बैग आता है, एरिस्टोक्रेट सूटकेस वाला होता है। तो ये जो एरिस्टोक्रेट है, एरिस्टोक्रेट बना है किससे, ग्रुप ऑफ नोबल्स, यानी जो नोबल लोगों का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेट। और जो यही नोबल लोगों की अगर आप सरकार बना दे, अगर आप गवर्नमेंट बना दे, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी एरिस्टोक्रेसी बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको एक रूट वर्ड याद हो ना, तो इससे आप इससे मिलते जुलते सारे वर्ड्स को पता कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन इन बोल्ड इन गिवन सेंटेंस। मतलब ये सेंटेंस दिया गया हुआ है, इसमें बोल्ड में कोई आपको इडियम दिया गया है, उसकी मीनिंग बतानी है। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। विथ कोरोना वायरस both India's healthcare and disaster management are working over capacity, meaning there are no resources if another calamity strikes. It is time to beef up the budget for disaster relief and healthcare. तो यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है beef up, to beef up, ये क्या है, आपका इडियम है, बोल्ड नहीं किया हुआ है, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, खैर कोई नहीं। तो टू बीफ अप आपका इडियम है, आपको टू बीफ अप की मीनिंग बतानी है। सबसे पहले इस सेंटेंस की मीनिंग देखते हैं। विथ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के आते साथ ही बोथ इंडिया हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडिया की हेल्थ केयर और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों आर वर्किंग ओवर कैपेसिटी, मतलब अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रही है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रही है। मीनिंग इसका मतलब क्या निकलेगा कि देयर आर नो रिसोर्सेज इफ अनदर कैलेमिटी स्ट्राइक्स। अगर कोई और इस तरीके की दिक्कत आती है तो हमारे पास और कोई रिसोर्सेज अब नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है वो कोरोना वायरस से लड़ने में लगा दिए जा चुके हैं। आगे है, इट्स टाइम टू बीफ अप द बजट फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्थ केयर। यही सही समय है क्या करने का। अब देखो यहाँ पे क्या करने की बात की जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ाने की बात की जाएगी या फिर डेवलप करने की बात की जाएगी। किस चीज को, बजट को, डिजास्टर रिलीफ एंड हेल्थ केयर के बजट को बढ़ाने की बात की जाएगी। तो यहाँ से आप इसके सेंस को समझ के भी मीनिंग निकाल सकते हैं, अगर आपको इसकी मीनिंग ना पता हो तो। वैसे टू बीफ अप की मीनिंग होती है टू बूस्ट और डेवलप समथिंग, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, टू बूस्ट और डेवलप समथिंग। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितने भी वीडियो हैं इनकी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी होती है, आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपको वहां पे डेली करंट अफेयर्स भी मिलते हैं और कुछ आपको क्विजेस भी मिलते हैं, तो इसका भी बेनिफिट आपको वहां से मिल जाएगा। डेली करंट अफेयर्स आपको हमारे डेली कम्युनिटी पोस्ट में भी मिलते हैं और साथ ही साथ क्विज भी आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए।